हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 11-12 कंप्यूटर साइंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सारे के सारे कंसेप्ट्स करा दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मैं वो सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आएगा तब आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद नहीं आएगा तो सब्सक्राइब मत करना। राइट, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को काफी बारीकी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलूंगा? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमसीक्यू वर्जन आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? हम लोग काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जो लोगों की जॉब खा जा रहा है। राइट, प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत सुनते होंगे कि एआई आ गया है, अब जॉब कहाँ बचा है, सबका ले ऑफ हो रहा है। राइट, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है वो बेसिकली है क्या? तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जितने भी स्मार्ट मशीन्स होती हैं, जो मशीन्स होते हैं मशीन्स, उनको ह्यूमन की तरह सोचने पे मजबूर किया जाता है। उनको ऐसे बनाया जाता है कि जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन की तरह बिहेव करें, ह्यूमन की तरह काम करें, अपने आप से उनकी जो एनालिटिक स्किल्स है, जो थिंकिंग स्किल्स है, जो रीजनिंग स्किल्स है, वो सारी की सारी ह्यूमन की तरह डेवलप हो जाए। और आजकल एआई इतना डेवलप हो चुका है कि वो मानव को पीछे छोड़ दिया है। राइट, हालांकि मानव को पीछे छोड़ना मुश्किल है, लेकिन एफिशिएंसी में मानव को पीछे छोड़ दिया है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो तो ह्यूमन का हमेशा हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ह्यूमन ही अपने दिमाग का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कुछ भी हो गया, ह्यूमन ही उसको डेवलप कर रहा है। राइट, तो ह्यूमन से आगे कभी नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ फील्ड में एफिशिएंसी में ह्यूमन से काफ़ी आगे निकल चुका है। राइट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये है कि हम मशीन को ऐसे बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, अपने आप से सोच सके, अपने आप से लर्न कर सके। अगर कोई डेटा उसको फीड किया जा रहा है तो उसको एनालाइज कर पाए और हमें एक तगड़ा आउटपुट दे पाए। राइट, तो क्या लिखा है? प्रोग्रामिंग ओनली स्मार्ट एप्लीकेशंस। क्या अगर मैं केवल स्मार्ट एप्लीकेशंस को प्रोग्राम कर दूंगा ओनली, केवल, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोल दूंगा? नहीं बोलूंगा, भगाओ इसको। ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क थ्रू स्क्रिप्टिंग। अगर मैं कोई रूटीन टास्क है, मतलब जो रोज का काम है, उसको मैं स्क्रिप्ट के हेल्प से ऑटोमेट कर दे रहा हूं, तो क्या उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देंगे? नहीं, ये तो ऑटोमेशन का काम है। आप इसके लिए बहुत सारे लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे पाइथन है, पाइथन के यूज से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। राइट, लेकिन उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप नहीं बोल देंगे, उसको बोलेंगे ऑटोमेशन। मेकिंग मशीन्स सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या मशीन को हम ऐसे बना देंगे कि वो ह्यूमन की तरह सोचना शुरू कर दे, ह्यूमन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे? क्या उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, उसी को बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको उसी समय से यही चीज समझा रहा हूं कि मशीन को ऐसे बना देना कि वह ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करना शुरू कर दे। राइट, जैसे मानव अपने से अपना सारा काम करता है, सोचता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों की दुख दर्द पीड़ा को सुन के कुछ जवाब देता है। राइट, कुछ संतावना देता है, वैसे ही एआई आज के जमाने में हो चुका है। राइट, नेक्स्ट, तो यहां कुछ डेफिनेशन इसको समझो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क्स टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज। एआई उस फील्ड को कहते हैं कंप्यूटर साइंस में जो एक काफी तगड़ा सिस्टम बनाने पे फोकस करता है, जो ह्यूमन की तरह सोचने पे और काम करने पे मजबूर है। लर्निंग फ्रॉम डेटा, जो डेटा से सीखता है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, भाषाओं को सीखता है, समझता है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। या फिर मेकिंग डिसीजन, और डिसीजन भी खुद लेता है। मैंने सारी की सारी चीजें आपको पहले से बता दी थी। राइट, नेक्स्ट, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस इन एआई इन्वॉल्व्स। बोल रहा है कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे एआई में, तो उसका क्या मतलब है, कैसे करेंगे? देखो, फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना मतलब उसको एक गोल में सेट करना। जैसे नहीं बोलते हैं इस फॉर्मूला को याद कर लो, मतलब फॉर्मूला एक ऐसा ट्रिक है जिसके हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो प्रॉब्लम को आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे एआई में? क्या डिफाइनिंग द इनिशियल एंड गोल स्टेट्स, डिजाइनिंग द यूआई लेआउट। देखो, जो डिजाइनिंग यूआई
यूजर जो इंटरफेस है इसको डिजाइन करने में आप इसमें बोलते हो डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग का काम है, ये हमारा एआई का काम नहीं है। क्रिएटिंग न्यूरल नेटवर्क्स वेट्स, क्या जो न्यूरल नेटवर्क्स वेट्स है उसको क्रिएट करके हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल है या फिर फाइनल गोल स्टेट है कि शुरू में क्या करना है और अंत तक हमें क्या करना है, अगर उसको हम पहले से ही डिसाइड कर लिए तो हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर है ए की तरफ मैं जाऊंगा। राइट, नेक्स्ट, ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इन एआई मस्ट इंक्लूड, बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है और काफी वेल डिफाइंड है, मतलब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे या फिर कहीं भी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना प्रॉब्लम इस तरीके से बताते हैं कि सामने वाला उसका हेल्प कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यार जो प्रॉब्लम बताने वाला आदमी है वो अपने प्रॉब्लम को ठीक से समझा नहीं पाता है, ठीक से समझा नहीं पाता है। राइट, अगर आप प्रॉब्लम को अपने ठीक से नहीं समझाओगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको कैसे पता चलेगा कि आपको हुआ क्या है। राइट, तो बोल रहा है कि अगर कोई भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है एआई में, कैसे पता चलेगा कि वेल डिफाइंड है, कैसे पता चलेगा जी? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या एक क्लियर गोल स्टेट होना चाहिए, क्या उसका जो गोल है क्लियर होना चाहिए? हाँ। क्या पॉसिबल एक्शंस होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। क्या परफॉर्मेंस मेजर्स होना चाहिए? यस। देखो अगर कोई भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है वो तभी उसको कोई भी सामने वाला समझ सकता है जब उसका क्लियर गोल हो कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसका गोल क्या है, पॉसिबल एक्शंस, उससे रिलेटेड क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजर्स, और जो परफॉर्मेंस होगा उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे। राइट, तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल। मोर देन वन, मतलब सारे के सारे हमारा आंसर्स हैं तो मोर देन वन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां समझो, ए क्लियर गोल स्टेट डिफाइंस व्हाट द एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव। मैंने आपको क्या बताया है कि उसको क्या चाहिए, तो जो एजेंट है उसको चाहिए क्या। फिर पॉसिबल एक्शन में क्या है? स्पेसिफाइज व्हाट मूव्स और डिसीजन द एजेंट कैन मेक, जो एजेंट है वो क्या मूव्स ले सकता है, क्या डिसीजन ले सकता है। परफॉर्मेंस में क्या है? हेल्प्स इवेल्युएट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग, परफॉर्मेंस क्या है कि कितना बेहतर तरीका से, कितना अच्छा तरीका से जो एजेंट है वो काम को कर रहा है। राइट, नेक्स्ट, ए प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ, जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है जो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है एआई में, वो उसमें क्या क्या मिले होते हैं? ए सेट ऑफ रूल्स, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्शंस। ए वर्किंग मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। ए कंट्रोल स्ट्रेटेजी, सही बात है। तो देखो कोई भी चीज़ को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शंस आप कर रहे हैं, तो आपको एक रूल से होकर गुजरना पड़ता है कि कौन कौन से आप रूल्स लगाएंगे, कौन कौन से एल्गोरिदम लगाएंगे बेसिकली चीज़ों को करने के लिए। और चूंकि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, वर्किंग मेमोरी मतलब एक स्पेस चाहिए। राइट, जैसे मानो आप फिजिकली किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, कोई भी आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो मशीन चाहिए। राइट, मशीन को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए कैसे चलाना है, और आपको स्पेस चाहिए। मशीन को लगाओ कहाँ, जो रॉ प्रोडक्ट्स आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेगा उसको रखोगे कहाँ। राइट, तो वर्क तो क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। और इसके अलावा कैसे उसका कंट्रोलिंग होगा, कैसे कंट्रोल करोगे उसको, वो हमारा चाहिए। तो इस केस में भी हमारा आंसर हमें डी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ए सेट ऑफ रूल्स, दीज आर कंडीशन एक्शन पेयर्स दैट गाइड बिहेवियर, ठीक है। ए वर्किंग मेमोरी स्टोर्स करेंट फैक्ट्स और डेटा अबाउट द प्रॉब्लम स्टेट। कंट्रोल में क्या है? डिटरमाइंस विच रूल टू अप्लाई व्हेन मल्टीपल रूल्स मैच। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि अगर मल्टीपल रूल्स मैच कर रहा है, जैसे मानो कि जो 3 नियम एक साथ मैच कर रहे हैं, तो कौन से नियम से मैं करूंगा। राइट, जैसे मानो कि आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो, किसी चीज को आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास क्या होता है कि बहुत सारा मेथड्स एक बार आ जाता है। जैसे मानो कि आप कोई सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो आप एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधि हैं। राइट, तो उसमें से आपके लिए सही विधि कौन है जिसमें आप एफिशिएंट तरीका से कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। क्योंकि 4 रूल्स हैं आपके पास, तो चारों में से किस रूल को आप अप्लाई करोगे? आप वही ना अप्लाई करोगे जो आपके कंट्रोल के अंदर होगा, जिसके बारे में आप जानते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 4 नियम है और आपको एलसीएम निकलने का जो सबसे भारी नियम है आता ही नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। या फिर आपको अगर 3 नियम आते हैं, आपको 4 नियम में 3 नियम आता है, तो तीनों एक बार थोड़ी अप्लाई कर दोगे।
नहीं करोगे, कोई एक करोगे, तो जो एफिशिएंट होगा आप उसको अप्लाई करोगे। नेक्स्ट, कंट्रोल स्ट्रेटजी इन प्रोडक्शन सिस्टम्स आर यूज टू। जो कंट्रोल स्ट्रेटजी होता है प्रोडक्शन सिस्टम में, उसका क्या मतलब है, कब यूज होता है? सेलेक्ट विच रूल टू अप्लाई फर्स्ट, कौन से रूल को अप्लाई करना है, सही बात है। मैनेज मेमोरी एलोकेशन, देखो मेमोरी एलोकेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी का काम नहीं है, इसका काम नहीं है। सेलेक्ट यूजर इंटरफेस फ्लो, यूजर इंटरफेस इसका काम नहीं है, वो डिजाइनर का है, तो इस केस में हमारा आंसर ए हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉरवर्ड चेनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। फॉरवर्ड चेनिंग किसका एग्जांपल है? तो क्या हो, डेटा ड्रिवेन कंट्रोल स्ट्रेटजी, गोल ड्रिवेन कंट्रोल स्ट्रेटजी, रैंडम सर्च। देखो जो रैंडम सर्च है इंडेक्सिंग का, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल एक दूं, जैसे मानो हमारे पास एक एरे है, एक क्या है हमारे पास एरे 2 3 7 9 0 और यहाँ 1, ऐसा कोई है, तो एरे में हम लोग रैंडम सर्च कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार इसका इंडेक्स वैल्यू है, जैसे 0 1 2 3 4 5। अगर जो एरे है इसका इंडेक्स वैल्यू मान लो नहीं रहता, मान लो कि एरे में इंडेक्स वैल्यू नहीं रहता, तो क्या आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो जो इंडेक्सिंग है वो रैंडम सर्च में होता है, वो चाहे एरे हो या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स हो जिसमें इंडेक्स होता है, उसमें आप रैंडम सर्च कर सकते हैं। तो चूंकि इंडेक्सिंग इसमें है इसलिए आप रैंडम सर्च कर सकते हैं। तो रैंडम सर्च मतलब है इंडेक्सिंग को बताता है। गोल ड्रिवन कंट्रोल, जो गोल ड्रिवन है, गोल मतलब हमें गोल चाहिए, उसको बोलते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग। और जो डेटा ड्रिवन होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चेनिंग। देखो ऐसे समझो, याद कैसे करना, बैकवर्ड जैसे मानो एक लाइन है, तो ये हमारा मान लो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड चेनिंग, और ये है बैकवर्ड, बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड, अगर फॉरवर्ड यहाँ से आप जा रहे हो तो लास्ट में आप पहुंचोगे, देखो अगर आप शुरू से जा रहे हो, शुरू से, तो लास्ट में आप पहुंचोगे, आज नहीं तो कल। जब पहुंचोगे तो मतलब आप गोल पे पहुंच गए, गोल पे, और गोल पे पहुंच गए, जो गोल ड्रिवन है वो है बैकवर्ड। ध्यान से समझना है, ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब यहाँ से अगर आप चलोगे तो एक ना एक दिन आप गोल पे पहुंचोगे। जैसे अभी आप बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन आप क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्स होंगे आप उसमें अपियर होंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर ही नहीं रहे हो और ना ही आपने फॉर्म भरा है, ना ही इसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या आपका बिहार स्टेट क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने चल दिया है तो आपका क्लियर होगा, ऐसा समझो। तो आप जाओगे तो एक ना एक दिन आप गोल पे पहुंचोगे, एक ना एक दिन आपका क्लियर होगा। तो जैसे गोल पे पहुंचोगे, गोल पे, तो यहाँ क्या है, बैकवर्ड, यहाँ बैकवर्ड चेनिंग है। गोल पे पहुंचने के बाद क्या है, बैकवर्ड, और यहाँ क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब पहले, पहले फॉरवर्ड, लास्ट में बैकवर्ड, और लास्ट में आप गोल पे पहुंच रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गोल ड्रिवन हो जाएगा। और डेटा ड्रिवन क्या है, हमारा फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेटा ड्रिवन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन DFS एंड BFS, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, इन दोनों में अंतर क्या है AI के टर्म में। DFS एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग अ ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग, वाइल BFS एक्सप्लोर ऑल नेबर्स लेवल्स बाय लेवल। बोल रहा है कि जो DFS है, जो DFS है वो जितने भी पॉसिबल ब्रांच हो सकते हैं बैक ट्रैकिंग से पहले सबको विजिट करता है, और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो केवल अपने नेबर्स को लेवल बाय लेवल करता है। क्या बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो जो DFS होता है मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब डेप्थ मतलब नीचे के नीचे, ये हमारा क्या होता है, DFS करता है। BFS क्या करता है, लेवल बाय लेवल करता है, BFS। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, सही है। BFS guarantees the shortest path in an unweighted ग्राफ बट DFS नॉट। यस, जो BFS होता है चूंकि ये लेवल बाय लेवल होता है तो इसका जो शॉर्टेस्ट जो रास्ता होगा शॉर्टेस्ट होगा, लेकिन जो DFS होगा ये तो नीचे जाएगा डेप्थ में। जब डेप्थ में जाएगा तो इसका जो रास्ता होगा भी लंबा होगा। तो ये भी मुझे सही दिख रहा है। इस केस में जो हमारा आंसर है, मैं मोर देन वन के साथ जाऊंगा। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन जो DFS और BFS जानते होंगे, जिनको मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर्स में, अगर वो मेरा वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा, राइट। नेक्स्ट, हिल क्लाइंबिंग इज अ सर्च स्ट्रेटेजी दैट
जो हिल क्लाइंबिंग है एक ऐसा सर्च स्ट्रेटजी है जो क्या करता है, इटरेटिवली मूव्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम। अच्छा, कैन गेट स्टक इन लोकल मैक्सिमा विदाउट फाइंडिंग द ग्लोबल मैक्सिमम, यूजेज रैंडम रीस्टार्ट टू एस्केप लोकल मैक्सिमा इन सम वर्जन्स। तो इसका आंसर तीनों का तीनों हमारा सही, अरे कहाँ आ गया, इसका आंसर हमारा तीनों का तीनों होगा। जो हिल क्लाइंबिंग क्या है, हिल क्लाइंबिंग एक ऐसा सर्च है, एक ऐसा सर्च है जो क्या करता है, इटरेटिवली मतलब लूप के हेल्प से जो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस होते हैं उनका सहायता लेता है और लोकल मैक्सिमम को फाइंड आउट करता है। और अगर आपको अभी तक हिल क्लाइंबिंग के बारे में पता नहीं है, हिल क्लाइंबिंग तो एआई का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्च स्ट्रेटजी है जो एआई में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि हिल क्लाइंबिंग किस में काम करता है, एआई में काम करता है, मशीन लर्निंग में काम करता है, बोथ ऑफ दिस में काम करता है, नॉन ऑफ दिस में काम करता है, राइट। तो जो हिल क्लाइंबिंग है उसके बारे में जो मैं कम से कम यहाँ जो थ्योरी लिख दिया हूँ आपको उसको पढ़ लेना। कैन गेट स्टक इन लोकल मैक्सिमा विदाउट फाइंडिंग द ग्लोबल मैक्सिमम। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मतलब आप बिल्कुल इसके बारे में नहीं पढ़े हो और आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, बस जो 3 मैं लाइन लिखा हूँ इसको पढ़ लो और जो एमसीक्यू आएगा इसी से रिलेटेड आएगा कि हिल क्लाइंबिंग सर्च स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें। तो इस केस में हमारा तीनों का तीनों आंसर है और तीनों मैंने इसमें लिख दिया। नेक्स्ट, इन ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज यूज्ड टू। बोला जो ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम्स है उसमें जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है उसका काम क्या है, एस्टिमेट द कॉस्ट फ्रॉम द करेंट नोड टू द गोल, मतलब करेंट नोड से गोल तक के सारे कॉस्ट को दिखाता है। डिफाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम, सेलेक्ट द नेक्स्ट एक्शन रैंडमली। तो इसका आंसर हमारा है जो क्या करता है, एस्टिमेट करता है कॉस्ट को करेंट नोड से, मतलब जिस नोड पे हमारा पॉइंटर खड़ा है वहां से लेके जहां हमें पहुंचना है, जिस नोड पे हमारा पॉइंटर है वहां से लेके जहां हमें पहुंचना है, इसका आंसर वो हो जाएगा। पढ़ो क्या समझो। A heuristic function commonly denoted as h of n is used in informed or heuristic search algorithm like A star, greedy best first search। जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हो A स्टार। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है A स्टार स्टैंड्स फॉर या फिर व्हाट डू मीन बाय A स्टार, राइट। तो अगर आपको पता होगा कि इसको ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम बोलते हैं या फिर इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम बोलते हैं तब तो सही है, नहीं तो आप ए से रिलेटेड कुछ मार दोगे, राइट। एस्टिमेट हाउ क्लोज अ गिवन स्टेट नोड इज टू द गोल। ये बताता है कि जिस नोड पे हम हैं उस नोड से अगर हमें गोल पे जाना है तो कितने उसके नजदीक हम हैं, कितने अच्छे तरीके से वहां जा सकते हैं। गाइड द सर्च मोर इंटेलिजेंटली देन ब्लाइंड मेथड्स लाइक बीएफएस और डीएफएस। जो बीएफएस है और डीएफएस है इसको ब्लाइंड मेथड इसलिए कहा गया है कि कोई भी ये स्टैंडर्ड एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करता है। जो इसका बेसिक एल्गोरिदम है कि एक ब्रेथ लेवल बाय लेवल करेगा और एक डेप्थ करेगा उसको फॉलो करता है, लेकिन जो ह्यूरिस्टिक होता है वो क्या करता है, जहां से खड़ा है वहीं से गोल तक पहुंच जाएगा, जिस लेवल पे है वहीं से। जो डीएफएस क्या करता है, शुरू से करता है, जो उसके रूट नोड होते हैं वहां से, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो और इसको याद कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स होता है उसका क्या मतलब है, स्पेशलाइज्ड का क्या मतलब है, फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम टाइप्स, यूज जनरल रूल्स ओनली, आर नॉट यूज इन एआई। जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है वो एआई में यूज होता है, तो इसको तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। अब देखो बोल रहा है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन मतलब स्पेशल, स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल, तो क्या जो स्पेशल है वो जनरल हो सकता है, क्या जो स्पेशल है वो जनरल हो सकता है, नहीं हो सकता। यूज जनरल रूल्स ओनली, जनरल रूल्स को यूज करता है लेकिन ओनली नहीं, हमें केवल जनरल रूल्स को ही नहीं करता है, ये स्पेशल है तो स्पेशल रूल को करता है। फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम टाइप, यस या स्पेसिफिक प्रॉब्लम टाइप्स पे फोकस करता है, तो इस केस में जो हमारा आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्किंग मेमोरी इन अ प्रोडक्शन सिस्टम स्टोर्स। जो वर्किंग मेमोरी होता है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, तो क्या स्टोर करता है, क्या वो रूल्स को स्टोर करता है। देखो रूल्स स्टोर करने की चीज नहीं है, जो रूल्स हैं नियम उसको स्टोर नहीं किया जाता है, तो इसको काट दो। क्या करेंट फैक्ट्स को, जो अभी
जानकारी जो मिली है, जो करेंट फैक्ट्स है, जो तथ्य हैं, क्या उसको रखती है? बिल्कुल सही बात है, इसको रखती है। क्या कंट्रोल स्ट्रेटजी को रखती है? नहीं, कंट्रोल स्ट्रेटजी को नहीं रखती है, ये रखती है हमारे करेंट फैक्ट्स को। तो आपको इसको याद कर लेना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपके, मैं यहाँ लिखता हूँ एआई में, मशीन लर्निंग तो आपको नहीं पढ़ना है, एआई में या फिर टीओसी में, ये दोनों इतना बकवास सब्जेक्ट है, एआई और टीओसी इतना बकवास है कि मतलब ये 80% बच्चे इसको पढ़ना चाहते ही नहीं हैं और 80% को समझ में आता भी नहीं है, ये इतना बकवास है। जब हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग, तो हम लोगों ने तो बस इसका एग्जाम दे दिया था बिना पढ़े, टीओसी तो बिना पढ़े ही एग्जाम दे दिया था, पास भी हो गए थे, पता नहीं कैसे। और एआई तो समझो ऐसा मास्टर पढ़ाता था एआई कि एआई से हमें नफरत हो गया था, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता था उसका पढ़ाई, समझे। नेक्स्ट, इंडेक्सिंग इन एआई प्रोडक्शन सिस्टम हेल्प्स टू, जो इंडेक्सिंग होता है वो किस में हेल्प करता है? तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग वो रैंडम सर्च में हेल्प करता है, रैंडम, क्योंकि उसका इंडेक्स वैल्यू है रैंडम सर्च। तो क्या एनिमेशन क्रिएट करेगा? जो इंडेक्सिंग है उसका एनिमेशन से क्या लेना देना है भाई, काटो इसको एकदम। इनक्रिप्ट, क्या वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब डेटा को सिफर टेक्स्ट में बदल देगा, डेटा में पासवर्ड लगा देगा, डेटा को प्रोटेक्ट कर देगा? इंडेक्सिंग नहीं, नहीं करेगा। क्विकली फाइंड रिलेवेंट रूल्स, यस, ये जल्दी रिलेवेंट रूल्स को फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि ये इंडेक्सिंग पे बेस्ड है और एक किसी भी इंडेक्स पे जा सकता है जिस इंडेक्स पे हम इसे भेजना चाहें। नेक्स्ट, द ए स्टार एल्गोरिदम कंबाइंस, सबसे पहले यही पूछ देगा कि ए स्टार का क्या मतलब है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ए स्टार जो एल्गोरिदम है उसका मतलब है ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम। तो ये जो स्टार है एल्गोरिदम, इसका क्या कंबाइन करता है? कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एस्टिमेटेड कॉस्ट टू गोल, ओके, रैंडम गेसिंग एंड बैक ट्रैकिंग, या फिर रैंडम गेसिंग है या फिर बैक ट्रैकिंग है, या फिर ओनली ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, ओनली तो नहीं होता है, जब ओनली नहीं होगा तो क्या रैंडम गेस करता है और बैक ट्रैकिंग करता है। देखो जो ए स्टार होता है, मैंने आपको क्या बताया कि आप जहां से हैं, जहां से हैं मतलब शुरू से, जैसे मानो आप जहां से वहीं से शुरू कर रहे हैं, राइट, करेंट नोड से, मतलब आप जहां है वहां से गोल तक, जहां आपको पहुंचना है वहां तक की कॉस्ट को दिखाता है, राइट। तो कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू गोल, मतलब लास्ट तक पहुंचना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप यहां पढ़ लो, ए स्टार एल्गोरिदम इज अ पॉपुलर ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम दैट कंबाइंस, क्या कंबाइन करता है? GN, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टार्ट नोड टू द करेंट नोड, एन, और HN, द एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब ह्यूरिस्टिक फ्रॉम द करेंट नोड टू द गोल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम इन CSP इज यूज्ड टू, बोल रहा है कि जो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम होता है, CSP मतलब कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। उसमें जो हमारा बैक ट्रैकिंग होता है उसका क्या मतलब है? तो देखो आप बहुत दिन पहले आपको मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था और उसमें मैंने आपको बैक ट्रैकिंग के बारे में बताया था कि बैक ट्रैक क्या होता है, कि जब रिकर्सिव फंक्शंस खत्म हो जाती हैं और उसके बाद चीज़ों को हमें समेटना होता है, चीज़ों को फिर से उसका आंसर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल स्टैक में बैक ट्रैक करते हैं, वापस जाते हैं और चीज़ों को जो पहले से बन कर रखा गया है, रिकर्सिव फंक्शन जिसको सॉल्व किया है उसको बैक ट्रैक करके फंक्शन से बाहर निकालते हैं, कॉल स्टैक से, राइट, और फिर उसका आंसर निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई असाइनमेंट्स एंड बैक ट्रैक ऑन फेल्योर, सॉर्ट वेरिएबल्स अल्फाबेटिकली, ये थोड़ी करता है, ये कौन सॉर्टिंग एल्गोरिथम थोड़ी है, एक कोई सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम थोड़ी है कि बैक कर देगा सॉर्ट। इंक्रीज कंस्ट्रेंट रैंडमली, नहीं, इंडेक्सिंग का भी बात नहीं है। ये क्या करता है, ट्राई असाइनमेंट्स एंड बैक ट्रैक ऑन फेल्योर, राइट। नेक्स्ट, फॉरवर्ड चेकिंग इन कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम हेल्प्स बाय, फॉरवर्ड चेकिंग, मैंने आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेकिंग के बारे में पहले ही बताया है, लेकिन आप यहाँ आप अपने से बता सकते हैं कि जो फॉरवर्ड चेकिंग होता है क्या करता है, एलिमिनेटिंग वैल्यूज दैट ब्रेक कंस्ट्रेंट अर्ली, रिवर्सिंग डिसीजन आफ्टर द प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्या डिसीजन को हम रिवर्स कर देते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तब, या इग्नोरिंग फ्यूचर वेरिएबल्स असाइनमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं,
रिवर्सिंग डिसीजन आफ्टर द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये होता है बैकवर्ड। ये क्या होता है, बैकएंड लिख रहा हूं, बैकवर्ड। एलिमिनेटिंग वैल्यू डेट ब्रेक कंस्ट्रेंट्स अर्ली, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा फॉरवर्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा फॉरवर्ड है और एक हमारा बैकवर्ड है, बैकवर्ड। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपका डेटा जा रहा है, डेटा, और यहाँ आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बैकवर्ड है वो गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल ड्रिवन, और ये हमारा डेटा ड्रिवन, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पढ़ो, बैकवर्ड चेकिंग इज अ टेक्निक used in constant satisfaction problems to improve efficiency by after assigning a value to a variable it looks ahead to the unassigned variables। अगर किसी वैल्यू को असाइन कर दिया गया है तो उसके बाद ये अनअसाइंड वेरिएबल को दिखता है, मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू असाइंड नहीं है। इसका काम है फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड चेकिंग मतलब आगे की तरफ चेक करते जाता है। अगर यहाँ कोई वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन हो गया है तो फिर आगे चेक करेगा इसके आगे कि क्या जो आगे वेरिएबल है उसमें वैल्यू है कि नहीं, उसमें वैल्यू है। इट रिमूव्स वैल्यूज फ्रॉम देयर डोमेन्स दैट वुड वायलेट कंस्ट्रेंट बेस्ड ऑन द करंट असाइनमेंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर सर्च एल्गोरिथम। बोल रहा है कि कौन एक कॉमन परफॉर्मेंस मेजरमेंट है किसी भी एल्गोरिथम का, सर्च एल्गोरिथम निकालने के लिए। इसका आंसर क्या होगा, क्या वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी एल्गोरिथम का हम क्या निकालते हैं, टाइम, उसका क्या निकालते हैं, स्पेस निकालते हैं। उसका एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी से हमें मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट तो कोई नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, उसके परफॉर्मेंस जानने के लिए, राइट। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई ऐसा चीज निकालते हो जिससे पता चल जाता है कि ये जो एल्गोरिथम है एक्यूरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो हम टाइम निकालते हैं कितना टाइम लग रहा है, स्पेस निकालते हैं कितना स्पेस ले रहा है, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। और यार अगर आप बीपीएससी, टीआरई और बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए काफी बेहतर एक नोट्स लेकर आया हूँ जिसको बहुत सारे लोगों ने लिया और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ही साथ आपको स्टेट के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, सॉल्व्ड विथ वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और अभी तक जितने भी स्टेट्स के पेपर हुए हैं, टीआरई का पेपर हुआ है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। और 15 सीट्स मिलेंगे जो एक्चुअल इस एग्जाम पे बेस्ट हैं। तो अभी ऑफर प्राइस में सिर्फ आप 99 का ले सकते हो। और इसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग भी इंक्लूडेड है, जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमैलिटी इन सर्च एल्गोरिथम मींस, कोई भी सर्च एल्गोरिथम है उसमें ऑप्टिमैलिटी क्या है, मतलब ऑप्टिमाइज करना। और आपको पता है कि कोई भी एल्गोरिथम है वो बेस्ट तभी है, कोई भी एल्गोरिथम है वो बेस्ट तभी है जो कम से कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में और कम से कम स्पेस ले। अगर कोई ऐसा एल्गोरिथम है जिसको सॉल्व करने में या फिर जिसके हेल्प से हम चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा है, तो क्या मैं उसको ऑप्टिमल बोलूँगा? नहीं, मैं उसको भगा दूंगा। मैं क्या करूँगा, उसको भगा दूंगा। फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना। फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन क्विकली, कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं, ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जो ऑप्टिमल हो, जो सही हो, जो सही हो, जो काम करे। यूजिंग द लिस्ट कोड, लिस्ट कोड का यूज करके नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल फाइंड आउट करो, बेस्ट सॉल्यूशन। इन एआई गेम प्लेइंग इन्वॉल्व्स, गेम प्लेइंग का क्या मतलब है एआई में? डिफाइनिंग रूल्स एंड स्ट्रेटजी टू सिमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर, क्या ये हो जाएगा? रैंडम मूव्स विदाउट एनी प्लानिंग, रैंडम मूव्स ये हो जाएगा। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग हो जाएगा। प्लेइंग ओनली बोर्ड गेम्स लाइक चेस, ओनली इसमें आ गया, मतलब निगेटिव पॉइंट है, केवल चेस नहीं खेलेंगे और भी गेम खेल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग रूल्स एंड स्ट्रेटजी टू सिमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर, रूल्स या फिर स्ट्रेटजी को डिफाइन करना जिसके हेल्प से आप इंटेलिजेंट बिहेवियर को सिमुलेट कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो, राइट। इसको क्या बोलते हैं? गेम प्लेइंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन एआई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है एआई में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट अलाउज मशीन टू रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड, ओके, स्टोर्स रॉ डेटा विदाउट स्ट्रक्चर,
बिना स्ट्रक्चर का कर देगा? नहीं, जब भी करेगा तो क्या करेगा? स्ट्रक्चर्ड करेगा, स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर एलिमिनेट द नीड ऑफ एल्गोरिदम, ऐसा थोड़ी होगा भाई। जो एल्गोरिदम्स हैं उसकी नीड्स को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, उसका नीड हमेशा रहेगा। उसका नीड क्या रहेगा? हमेशा रहेगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की कौन सी कॉमन टर्म्स हैं। प्रेडिकेट लॉजिक है, सिमेंटिक है, प्रोडक्शन रूल्स है, मतलब सारे के सारे हैं। जो 20 है इसमें सारे के सारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के रूल्स हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। प्रेडिकेट लॉजिक क्या है सर? ए फॉर्मल लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड रूल्स विथ लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। सिमेंटिक क्या होता है? ग्राफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। प्रोडक्शन रूल्स क्या होता है? कंडीशन एक्शन पेयर्स यूज्ड इन रूल बेस्ड सिस्टम। देखो ये जो मैं डेफिनेशन है इसलिए लिखा हूँ कि जैसे मैंने मानो यहाँ लिखा है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या कॉमन है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिकेट लॉजिक, या फिर बोल देगा ए फॉर्मल लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड रूल्स विद लॉजिकल एक्सप्रेशंस इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? अब 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको ये पता नहीं है प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, उसका डेफिनेशन पता नहीं है, तो फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा यार मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि हर एक जो टर्म यहाँ है उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है। आपको इसको रटना नहीं है, 2 से 3 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, राइट। नेक्स्ट, ए की चैलेंज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज टू। जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ लॉजिक, फोकस ओनली ऑन न्यूमेरिकल डेटा। जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है इसमें अगर केवल मैं न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए दिक्कत की बात है? नहीं, ये तो और आराम की बात है कि मुझे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इसको मैं काट दूंगा। अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ लॉजिक, किसी भी टाइप की जो लॉजिक है उसको अवॉइड करो। अब यार उसको अवॉइड थोड़ी करोगे। अगर एआई की तुम बात कर रहे हो, नॉलेज ट्रांसफर की बात कर रहे हो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, तो लॉजिक को अवॉइड नहीं करना, लॉजिक को एक्सेप्ट करना है। ये उल्टा लिख दिया है, इसको काट दो। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको भी काफी एफिशिएंट तरीका से, काफी बेहतर तरीका से रिप्रेजेंट करना, इसको मैं बोल दूंगा क्या? ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है इसको जानो एक बार, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है उसका क्या मतलब है। इन एआई रेफर्स टू वे इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोर्ड so that machine can understand a region and make decision। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एआई में उस चीज को बोलते हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इंफॉर्मेशंस को इतना स्ट्रक्चर्ड वे में रखा जाए कि जो हमारा मशीन है वो उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए, उसमें अपना रीजनिंग लगा पाए और अपना एक तगड़ा डिसीजन ले पाए। अगर अच्छा से मैं नॉलेज नहीं दूंगा, ऐसे समझो जैसे मानो मेरे वीडियो देख रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आया और जो भी आपको दिक्कत आई, अगर आप कमेंट सेक्शन में उसको अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो क्या मैं समझ पाऊंगा कि मुझे क्या आंसर देना है, या फिर क्या मैं समझ पाऊंगा कि आपको क्या चाहिए? नहीं समझ पाऊंगा। तो नॉलेज को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि जो सामने वाला बंदा है या फिर जो मशीन है हमारी बातों को समझ पाए और हमें एक परफेक्ट आंसर दे पाए, राइट। नेक्स्ट, प्रेडिकेट लॉजिक डिफर्स फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक बिकॉज। जो प्रेडिकेट लॉजिक है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक से अलग कैसे है? कैसे अलग है भाई? यूजेज प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, डील्स ओनली विद ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, कैन नॉट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो पहले प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है और प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है इसके बारे में जानो। यूजेज प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, इसका आंसर होगा ए। क्यों होगा? Predicate logic extends propositional logic by allowing expressions with variables, predicates and quantifiers। जो predicate logic होता है वो हमारे propositional logic से इसलिए extend कर जाता है क्योंकि यह variables, predicate और quantifiers को allow करता है काम करने के लिए। जैसे हमारे पास जो अगर a है, अगर a को मैं उलट देता हूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं for all। और जो ई होता है उसको उल्टा कर देते हैं, उसको क्या लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट।
देयर एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन जाएगा कि उल्टा ए को क्या बोलते हैं, और ऑल बोलते हैं। उल्टा ई को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो डायरेक्ट यही दोनों क्वेश्चन बन जाएगा पहले, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूजेस, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। तो यहाँ आप समझो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है वो क्या होता है, मैंने इसलिए रखा है कि यार, क्योंकि यार प्रोपोजिशनल लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में इसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम लोग बुलियन लॉजिक भी बोलते हैं और सेंटेंशियल लॉजिक, सेंटेंशियल लॉजिक बोलते हैं। बेसिक यूनिट क्या होता है इसका, प्रोपोजिशंस, स्टेटमेंट्स दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बुलियन है तो ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, यूजुअल लॉजिकल कनेक्शंस लाइक एंड और नॉट, इम्प्लाइज। और बुलियन है तो एंड जिसका सिंबल ऐसा है, और फिर नॉट, और फिर इम्प्लाइज मतलब टेंड्स टू। नो इंटरनल स्ट्रक्चर, ईच प्रोपोजिशन इज ट्रीटेड एज एन एटॉमिक यूनिट। जो भी प्रोपोजिशन है वो सारा का सारा एक सिंगल यूनिट में ट्रीट होता है। एटॉमिक मतलब एक इंडिपेंडेंट, विदाउट लुकिंग इनसाइड। जैसे ट्रिपल पी है, इट इज रेनिंग। ट्रिपल क्यू है, आई कैरी एन अम्ब्रेला। एक एग्जाम्पल है, आप ऐसे समझो, यू कैन फॉर्म स्टेटमेंट लाइक पी इम्प्लाइज क्यू पी और क्यू पी इम्प्लाइज क्यू। इफ इट इज रेनिंग देन आई कैरी अ अम्ब्रेला। ध्यान समझो क्या बोला है, जो ट्रिपल यहाँ पी है इसका मतलब है इट इज रेनिंग। आई थिंक यहाँ ट्रिपल पी नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ पी होना चाहिए। पी, पी का मतलब है इट इज रेनिंग और क्यू का मतलब है आई कैरी एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अगर जो पी है, पी टेंड्स टू क्यू पी कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, और जो क्यू पी टेंड्स टू कर रहा है क्यू, इसका मतलब है इफ पी इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग मतलब पी का मतलब क्या है, रेनिंग। अगर बारिश हो रही है तो क्या होगा, क्यू। अगर बारिश हो रही है तो यहाँ सिर्फ क्यू होना चाहिए, क्यू। एक गलती लिख दिया है इस, देखो यहाँ सिर्फ पी टेंड्स टू क्यू ऐसा होना चाहिए, ये सब गलती लिखा है, राइट, ये सब गलती लिखा है। अगर पी टेंड्स टू क्यू होगा मतलब क्या, अगर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। यहाँ जो टाइपिंग हुई है उस पर मुझे 100% गलती लग रहा है, ऐसा होगा पी टेंड्स टू क्यू, अगर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए, राइट। यहाँ ट्रिपल पी नहीं होगा, इसको काट दो, राइट। नेक्स्ट, वैसे ही प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बोलते हैं। बेसिक यूनिट है प्रेडिकेट दैट रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप प्लस क्वांटिफायर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशंस बिटवीन देम, कैन एक्सप्रेस स्टेटमेंट्स लाइक ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। यूजेस क्वांटिफायर्स क्या है, ए फॉर ऑल, इन्वर्टेड ई देयर एग्जिस्ट। तो आपको और कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, दोनों सिंबल को याद रखना है कि इसका मतलब होता है फॉर ऑल और इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट बनेगा, इसका सवाल डायरेक्ट बनता है इसमें। द यूनिवर्सल इतना इन ए प्रेडिकेट लॉजिक मीन्स, देखो सवाल का नाम मैंने लिया और सवाल आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया है जो ई है, देखो ई मतलब एग्जिस्ट, ए मतलब ऑल, तो यहाँ ए है, उल्टा ए है मतलब ऑल, फॉर ऑल, बिल्कुल सही बात है। देयर एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है ई, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रेडिकेट कैलकुलस इज यूज इन एआई फॉर। जो प्रेडिकेट कैलकुलस है वो एआई में इसका उपयोग क्यों होता है, क्या डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस में होता है, नहीं, यूजर इंटरफेस में इसका यूज नहीं होता। यूजर इंटरफेस में तो काफ़ी सारे जो हमारे पास जो वेब टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज है या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज होता है। इमेज को स्टोर करने में होता है, मेमोरी थोड़ी है। ये होता है फॉर्मलाइजिंग नॉलेज एंड रीजनिंग, प्रेडिकेट लॉजिक इसमें यूज होता है। नेक्स्ट, द मेन गोल ऑफ रिजोल्यूशन इन एआई इज टू जनरेट रैंडम नंबर्स। क्या रैंडम नंबर्स के लिए हम लोग एआई में रिजोल्यूट करेंगे, नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि कोई भी प्रोग्राम लिख के। कंट्रोल हार्डवेयर, क्या हार्डवेयर डिवाइस करने के लिए हम एआई में रिजोल्यूशन लाएंगे, नहीं। ऑटोमेट लॉजिकल इन्फेरेंस, किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना है, किसी मशीन को ऑटोमेट करना है, या फिर स्मार्ट होम्स, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट अलग अलग चीज़ें बनानी हो तो उसके लिए हम एआई को लाएंगे, राइट। सिमेंटिक नेटवर्क्स रिप्रेजेंट नॉलेज बाय, जो सिमेंटिक नेटवर्क होता है, देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें होता है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स।
तो सिंटेक्स मतलब आपको पता ही है कि जो उसके रूल्स हैं, जो कहाँ इंडेंटेशन रहेगा, कहाँ क्या रहेगा। सिमेंटिक्स मतलब होता है उसका ग्रामर पोर्शन, मतलब उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं वो होता है। क्या राइटिंग प्रोसीजरल कोड को हम बोल देंगे सिमेंटिक? नहीं, उसको तो सिंटेक्स बोलेंगे, भगा उसको। स्टोरिंग डेटा इन टेबल्स, ये तो हमारा स्टोरेज का काम आ गया। यूजिंग नोड्स एज कॉन्सेप्ट्स एंड एजेज एज रिलेशनशिप्स, ये हमारा सिमेंटिक है, इसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक। फ्रेम्स इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड टू, जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें फ्रेम्स का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू स्लॉट्स एंड फिल्टर्स, डिस्प्ले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई इसका काम नहीं है। परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, एएलयू का काम है, इसका काम नहीं है, इसका काम है ऑर्गेनाइज करना। बोथ प्रोडक्शन एंड फ्रेम बेस्ड सिस्टम्स आर यूज्ड टू, प्रोडक्शन और फ्रेम बेस्ड सिस्टम का यूज होता है। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नॉलेज इन एआई, बिल्कुल सही बात है। सिंप्लीफाई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, क्या जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं उसको भी सिंप्लीफाई करने में इसका यूज होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ओनली स्टोर इमेज, देखो इमेज स्टोर करने के लिए हम प्रोडक्शन का यूज नहीं करेंगे, फ्रेम बेस्ड का नहीं करेंगे, इसका करेंगे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा एक हो जाएगा। फॉरवर्ड चेनिंग इन इन्फेरेंस सिस्टम वर्क्स बाय, मैंने आपको बताया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है। और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देख पा रहे हो कितना क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। बैकवर्ड मतलब गोल से लेके शुरू तक, गोल से, और यहाँ डेटा से मतलब शुरू से, ये शुरू से होगा और एक गोल से होगा। फॉरवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन फैक्ट्स, शुरू से हो रहा है, अप्लाई टू इट, ठीक है। डिश स्टार्टिंग फ्रॉम गोल, गोल मतलब है बैकवर्ड, ये हमारा होगा बैकवर्ड। तो क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। बैकवर्ड चेनिंग इन इन्फेरेंस बिगिंस विद, बैकवर्ड क्या होता है? एक गोल से शुरू होता है, सही है, ये सब आंसर नहीं होगा। सर्टेनिटी फैक्टर्स इन फजी लॉजिक आर इनटू, देखो जो फजी लॉजिक में रीजनिंग लिखा है, फजी रीजनिंग, फजी लॉजिक भी होता है, इसी को रीजनिंग बोलते हैं। फजी लॉजिक क्या होता है पहले इसको समझो। तो फजी लॉजिक क्या होता है पहले इसको समझते हैं। फजी लॉजिक इज like giving a computers a brain that thinks more like us, not just yes or no but maybe kind of a little bit। इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि फजी लॉजिक क्या होता है। उससे पहले मैं एक बार जल ग्रहण करता हूँ, थोड़ा सा गला सूख गया एकदम। देखो, जैसे अगर कोई भी सवाल कोई इंसान से पूछा जाता है, जैसे मानो आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछते हो, तो उसका आंसर मैं सिर्फ एक या दो वर्ड नहीं देता हूँ, राइट, या फिर कोई ऐसा आंसर मैं रट नहीं लिया हूँ कि सिर्फ वही देता हूँ। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे पास सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, तुम्हारे भावनाओं को समझने की शक्ति है, तुम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको समझने की शक्ति है। तो मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से आंसर देता हूँ, राइट। तो फजी लॉजिक क्या होता है कि जो हमारे जितने भी एआई रिलेटेड चीजें हैं, जो हमारे मशीन्स हैं, उनको ऐसे हम बनाते हैं कि वो भी इंसानों की तरह जवाब दे, इंसानों की तरह आंसर दे, ना कि केवल एस नो एस नो एस नो, ऐसा नहीं करे, राइट। वो मे बी, काइंड ऑफ, ए लिटिल, हाँ हो सकता है, कल करना चाहिए, सपोज, बहुत सारी चीजें सोच के और एकदम इंसान की तरह इंटरेक्ट करें, राइट। उसको बोलते हैं फजी लॉजिक। उसको क्या बोलते हैं? फजी लॉजिक। रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ रूल और फैक्ट, एलिमिनेट ऑल अनसर्टेनिटी, सबको भगा देना, ऐसा कुछ नहीं है। मेक डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन ट्रू फॉल्स, इसको तो मैं काट ही रहा हूँ, और केवल ट्रू फॉल्स पे दे रहा था तो मशीन की तरह काम कर रहा है। अगर वो और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है और भी बहुत सारे आंसर्स दे रहा है, तब ना मैं उसको मानूंगा कि हाँ ये ह्यूमन की तरह सोचने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इन फजी रीजनिंग सर्टेनिटी फैक्टर्स हेल्प इन कन्वर्टिंग ऑल डेटा टू बाइनरी फॉर्म, बिल्कुल गलत। इग्नोरिंग प्रोबेबिलिटी, देखो जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि जो मशीन है, मशीन वो 100% जो एक्यूरेट रिजल्ट होता है वो नहीं देता है। वो क्या देता है? पॉसिबिलिटी देता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि हाँ, पॉसिबिलिटी ये रहता है कि हाँ ये 92-95% सही रहेगा। आप इसकी पॉसिबिलिटी लेके चलते हो,
लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो मशीन है 100% आपको रिजल्ट दे रहा है। आपको लगेगा जरूर कि हाँ काम हो रहा है तो 100% है, आपको लगेगा कि 100% रिजल्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हैंडलिंग इनकम्प्लीट और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन, बोला कि जो सर्टेनिटी फैक्टर है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को हमें सर्टेन करना है, किसी भी चीज़ को हमें सर्टेन करना है तो क्या करता है कि हैंडल करता है इनकम्प्लीट और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन को। तो इस केस में हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसियन थ्योरी इन एआई इज यूज्ड फॉर, बेसियन थ्योरी इन एआई इज यूज्ड फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटी, डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस। देखो यूजर इंटरफेस इसमें क्या करने आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूजर इंटरफेस एलिमिनेटिंग ऑल चांसेस ऑफ एरर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं आपको पहले ही बताया है कि सारे के सारे चांस ऑफ एरर्स को, एरर के जो चांस हैं उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बात हो रही है मशीन की। यहाँ ह्यूमन हजारों गलतियां करता है, तो मशीन की मैं क्या ही बोलूँ। रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का यूज करेगा अनसर्टेनिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर ए है, बी मत मार देना, ए। Bayesian theory is a way to update the probability of something being true based on new evidence। एक कीवर्ड को आप याद रख सकते हो, न्यू एविडेंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ए Bayesian network is graphical model that represent probabilistic relationship among variables। टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क नहीं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं। आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। इन अ Bayesian नेटवर्क नोड्स रिप्रेजेंट, क्या इमेज कर देगा नहीं, क्या रूल्स कर देगा नहीं, रैंडम वेरिएबल्स करेगा। Bayesian इन्फरेंस हेल्प्स एआई सिस्टम टू अपडेट बिलीव बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, न्यू एविडेंस देखो कीवर्ड पकड़ा गया। रैंडमली सेलेक्ट डिसीजन नहीं, ऑपरेट विदाउट डेटा, बिना डेटा के ऑपरेट हो जाएगा। कोई भी डिवाइस है स्मार्ट डिवाइस जो बिना डेटा के चल जाए, नहीं चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। डम्पस्टर-शेफर थ्योरी इन एआई इज रिप्लेस बुलियन लॉजिक इन अर्थमेटिक नहीं, क्रिएट डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम नहीं। ये क्या करता है, जो डम्पस्टर-शेफर थ्योरी है वो क्या करता है, वो करता है कंबाइन एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू कैलकुलेट बिलीफ। यह अलग अलग सोर्सेज से एविडेंस मतलब गवाह को इकट्ठा करता है, अपने पक्ष में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और फिर उसके हिसाब से बिलीव क्रिएट करता है कि हाँ ऐसा बिलीव होना चाहिए, जो मैं मान रहा हूँ बिल्कुल सही है। डम्पस्टर थ्योरी, अब इस बार में यहाँ पढ़ सकते हो। एक की फीचर्स ऑफ डम्पस्टर-शेफर थ्योरी इज हैंडलिंग अनसर्टेनिटी विदाउट रिक्वायरिंग एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, रिलाइंग ओनली ऑन बाइनरी ट्रू फॉल्स, एक गलत बात है। इग्नोरिंग इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट डेटा है उसको इग्नोर करेंगे नहीं। अगर डेटा इनकम्प्लीट है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उस पर काम करेंगे। भाई इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो मशीन हमारा सही आउटपुट नहीं देगा, राइट। जो अगर इनकम्प्लीट डेटा रहेगा तो क्या हमारा मशीन प्रोसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा इनकम्प्लीट इनपुट, भगाओ इसको। तो क्या हो जाएगा, ए। इन एआई स्ट्रिप्स इज अ प्लानिंग सिस्टम यूज्ड टू, प्लानिंग सिस्टम है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले स्ट्रिप्स समझो क्या है। स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्या है, स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर। स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर इज अ क्लासिकल एआई प्लानिंग सिस्टम, जो क्लासिकल एआई का प्लानिंग सिस्टम है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट एक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रीकंडीशन और इफेक्ट। प्रीकंडीशन और इफेक्ट के तौर पे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट मस्ट बी ट्रू बिफोर द एक्शन कैन बी टेकन, प्री कंडीशन मतलब पहले का कंडीशन, एक्शन लेने से पहले क्या सही होना चाहिए। और व्हाट बिकम्स ट्रू आफ्टर द एक्शन इन टेकन, अगर एक्शन हमने ले लिया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्री कंडीशन मतलब पहले का और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा एक्शन लेने के बाद। तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट एक्शन यूजिंग प्री कंडीशन एंड इफेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। इनको न्यूरल नेटवर्क नहीं, सिमुलेट फजी रीजनिंग नहीं, ये क्या होगा, ए। और स्ट्रिप का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करो, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर। द स्ट्रिप मॉडल्स ब्रेक्स डाउन प्लानिंग इनटू, अब मैं क्या करता हूं, अभी मैंने आपको स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म बताया, अभी पीछे नहीं जाना है, देखो एकदम ऑनेस्टली पीछे नहीं जाना है, स्ट्रिप का फुल फॉर्म कमेंट करना है।
स्ट्रिप का फुल फॉर्म कमेंट करो बिना देखे कमेंट करो। मुझे पता है 90% लोग भूल गए होंगे, वो जब रिवीजन करेंगे तब याद आएगा, लेकिन आप करो, आपको भी नहीं पीछे जाना है, कमेंट करो आंसर क्या होगा। द स्ट्रिप मॉडल ब्रेक्स डाउन द प्लानिंग इनटू इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेटर्स, फ्रेम्स, स्लॉट, रूल्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स, मोर देन नॉन दिस। तो देखो जो स्ट्रिप होता है वो क्या करता है, 3 भागों में बांटता है, जिसको इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं याद करना, क्योंकि ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे कि 3 स्टेट कौन कौन से हैं, लेकिन जब आप इसको याद कर लेंगे, 2-3 बार 5 बार पढ़ लेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इसका 3 स्टेट ये होता है। नेक्स्ट, इनिशियल स्टेट वेयर थिंग्स स्टार्ट, जहां थिंग्स स्टार्ट होती है, गोल स्टेट जहां हमें पहुंचना है, ऑपरेटर्स जिसके हेल्प से हम पहुंचते हैं। स्ट्रिप्स इज सुटेबल फॉर प्रॉब्लम्स वेयर डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड है, तो स्ट्रिप क्या करेगा, लर्निंग बेस्ड ऑन रिवार्ड्स सिग्नल, नहीं। एक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली, बिल्कुल सही बात है। देखो जब भी आप एआई की बात करें, उसमें कोई भी मेथड क्यों नहीं हो, एआई में अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी मेथड्स क्यों नहीं हो, अगर उसमें आपको कोई भी निगेटिव पॉइंट दिख रहा है, तो उसको आपको काटना है। जैसे आई दिख रहा था, डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, क्या अनस्ट्रक्चर्ड और नॉइजी होगा, नहीं, इसको काट दो। एक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड लॉजिकली, अगर लॉजिकली दिख रहा है मतलब पॉजिटिव दिखा रहा है एआई की तरफ, जो एआई होता है काफी लॉजिकल होता है, काफी सीक्वेंशियल चीजें काम करता है, राइट। नेक्स्ट, वन की फीचर्स ऑफ के स्ट्राइप कंपेयर टू स्ट्राइप्स इज, स्ट्राइप्स क्या था, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करना था, फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। अब के स्ट्राइप क्या है, के मतलब नॉलेज स्ट्राइप, एक होता है स्ट्राइप्स, एक होता है नॉलेज स्ट्राइप्स। तो इसका की फीचर क्या है, यूज ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज ड्यूरिंग प्लानिंग, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को ऐड करना, इसका नाम ही है के मतलब नॉलेज ऐड करना, बिल्कुल सही बात है। एलिमिनेशन ऑफ गोल स्टेट्स, गोल को एलिमिनेट क्यों करूंगा मैं। डिपेंडेंसी ऑन सुपरवाइज लर्निंग, ये तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है, मशीन लर्निंग का सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, तो इसको मैं ऐसे ही काटूंगा, आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग इन एआई रेफर्स टू, मशीन लर्निंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मशीन को खुद के एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, मतलब मशीन अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। एल्गोरिदम दैट इम्प्रूव थ्रू एक्सपीरियंस एंड डेटा, मैनुअल रूल राइटिंग बाय एक्सपर्ट्स, मैनुअल रूल राइटिंग मैनुअली कर देंगे, हम मशीन की बात करें मैनुअली करेंगे। ओनली स्टोरिंग डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, क्या केवल डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, देखो फिर यहाँ ओनली लगा दिया, ओनली मतलब केवल नहीं, हर एक फॉर्मेट में होगा, अनस्ट्रक्चर्ड में भी होगा, ग्राफ में होगा, ट्री में होगा, सब में होगा, राइट। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। एल्गोरिदम्स दैट इंप्रूव थ्रू एक्सपीरियंस डेटा, जो एक्सपीरियंस और डेटा से इंप्रूव होता जाए, आप यहाँ पढ़ सकते हो इसके बारे में। और मैं आपको एक बार फिर से नोट्स रिकमेंड करूंगा कि अभी भी आपके पास 6 दिन टाइम है, और 6 दिन में आप काफी चीजें कर सकते हैं। और अगर एग्जाम का डेट बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, 11 तारीख को एडमिट कार्ड आना है, 11 तारीख को एडमिट कार्ड आना है, हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत है कि जब बच्चे जाएंगे एग्जाम्स देंगे। और अभी भी आपके पास 6 दिन है, अगर आप बच्चे से साथ में डेडिकेटेड हैं, आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो करें, चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट, एक की फीचर ऑफ एडेप्टिव लर्निंग, एडेप्टिव, जब भी एडेप्ट, अगर एडेप्ट सिर्फ लिखा रहेगा, एडेप्ट मतलब ऐसा चीज या फिर ऐसा फेनोमेनन, एडेप्ट मतलब क्या होता है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। जैसे बोलते हैं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी एडेप्टेबल है, यहाँ वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी एडेप्टेबल है, मतलब क्या, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में या फिर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं, अपने आप को चेंज कर पाते हैं, अपने आप को ढाल पाते हैं। तो एडेप्टिव लर्निंग का क्या मतलब है, मॉडिफाइंग बिहेवियर बेस्ड ऑन द न्यू इनपुट्स ओवर टाइम, ओके। रनिंग ओनली प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अगर जो पहले का हमारा केवल प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उसी को रन कर रहे हैं, तो क्या उसको एडेप्टेबल बोलेंगे, नहीं, उसको तो बोल देंगे कि फिक्स है, नॉन एडेप्टेबल। इग्नोरिंग यूजर इंटरेक्शन, इग्नोर नहीं कर सकता हूं मैं, कोई भी नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा जो न्यू इनपुट के हिसाब से चेंज होते रहता है। आप यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हो। द की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज, जो की डिफरेंस है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में वो क्या है। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लेबल डेटा, अनसुपरवाइज्ड नॉट, बिल्कुल सही बात है।
अनसुपरवाइज लर्निंग नीड्स ह्यूमन फीडबैक फॉर ईच प्रिडिकेशन, नहीं वो सुपरवाइज में होता है। सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स ओनली विदाउट एनी डेटा, सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स ओनली विदाउट एनी इनपुट डेटा। यार इनपुट तो चाहिए ना, बिना इनपुट कैसे काम करेगा। अब चलो पहले इसके बारे में समझते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज क्या है। सुपरवाइज में है यूजर लेवल डेटा, जैसे इनपुट आउटपुट का पेयर चाहिए। द मॉडल रन्स द प्रिडिक्शन द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट, अगर मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ इनपुट, तो इसी इनपुट के आधार पे हमारा आउटपुट मॉडल्स निकालेंगे, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या है, ऑन लेवल डेटा को यूज करता है, जैसे पैटर्न्स हो गया, कोई क्लस्टर हो गया, कोई सीक्वेंस हो गया, उसको लर्न करते हैं अनसुपरवाइज में, राइट। मैं इसको काट क्यों रहा हूँ। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेटा, जैसे मान लो कि अगर मानो कि यहाँ कोई जमीन है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और सरकार को पता चल गया कि इसके अंदर हमारा तेल है, इसके अंदर क्या है, क्रूड ऑयल वेल है, तो सरकार क्या करती है, अपनी मशीन को बुलाती है, इसको बोर कराती है और इसके अंदर से डेटा तेल को माइन कराती है। माइनिंग मतलब बाहर निकालना। तो डेटा माइनिंग क्या है, वैसे ही ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हम खास तरह का पैटर्न्स का यूज करते हैं, अपने नॉलेज का यूज करते हैं, और बहुत जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसमें से जो हमारे काम का डेटा होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं। डेटा माइनिंग मतलब निकालना। फिजिकली स्टोरिंग डेटा, स्टोर कर देंगे ना, ये निकालना है। डिलीटिंग आउटडेटेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, डिलीट कर देंगे तो माइनिंग थोड़ी होगा, तो डिलीट हो जाएगा। डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटाबेस, यस, जो लार्ज डेटाबेस है उसमें से पैटर्न को एनालाइज करना और सीखना। आप यहाँ इसका डेफिनेशन देख सकते हो। मशीन लर्निंग मॉडल्स टिपिकली रिक्वायर्ड ट्रेनिंग डेटा टू लर्न पैटर्न, बिल्कुल सही बात है। स्टैटिक रूल्स सेट विदाउट अपडेट्स, नहीं, देखो अपडेट सॉफ्टवेयर में बहुत जरूरी है। अपडेट, अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, एआई की बात कर रहे हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, अगर उसमें आपका अपडेट नहीं हो रहा तो सारा का सारा खत्म बाजार है, इसका बाजार खत्म है। अपडेट होना चाहिए, ये गलत है। ए सिंगल फिक्स्ड आउटपुट, भाग फिक्स्ड आउटपुट थोड़ी रहेगा। जो मशीन लर्निंग है, जो एआई है, वो फिक्स्ड आउटपुट तो वो देता है जो फिक्स रहता है, मतलब जो ऑफलाइन काम कर रहा है, जिसमें अपने सोचने की शक्ति नहीं है, जो एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है, वो सिंगल फिक्स्ड आउटपुट देगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ों की बात कर रहे हैं, और उस समय आप फिक्स्ड आउटपुट दिला दीजिएगा, नहीं, उस समय आप डायनेमिक वैल्यू दिलाइएगा, जो रियल टाइम में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसका दिलाइएगा। एडेप्टिव सिस्टम आर यूजफुल, एडेप्टिव का मैंने क्या बताया कि जो अपने आप चेंज होता रहे फ्रीक्वेंटली, ये हो जाएगा। फिक्स लॉजिक नहीं, एआई परफॉर्म ऑन इमेज कंप्रेशन नहीं। एन एक्सपर्ट सिस्टम इन एआई इज डिजाइन टू, जो एआई है उसमें जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका क्या मतलब है, एक्सपर्ट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, परफॉर्म फिजिकल टास्क, फिजिकल टास्क क्या करने आएगा, प्ले वीडियो गेम्स नहीं, सिमुलेट ह्यूमन। देखो एक्सपर्ट सिस्टम का ये मतलब है कि ह्यूमन की तरह, मानव की तरह डिसीजन ले पाए, मानव की तरह काम कर पाए, मानव की तरह सोच पाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। द आर्किटेक्चर ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम टिपिकली मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओनली। देखो डेटाबेस होता है लेकिन ओनली केवल ये नहीं होता है, इसको काट दो, ओनली न्यूरल नेटवर्क, केवल न्यूरल नेटवर्क होगा नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। न्यूरल नेटवर्क होगा, सेंसर्स होगा, एक्चुएटर्स होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ओनली नहीं होगा, इसको काटो। इन्फेरेंस इंजन, नॉलेज बेस एंड यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है, ये नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। द इन्फेरेंस इंजन इन एन एक्सपर्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा विदाउट प्रोसेसिंग, बिना प्रोसेस के स्टोर कर लेगा, नेगेटिव पॉइंट। कनेक्टिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कर देगा, जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है वो सारा सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है, वो लॉजिकल के लिए काम करता है, सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है, हार्डवेयर के लिए काम नहीं करता है, तो इसको काट दो। अप्लाइंग लॉजिकल रूल्स टू द नॉलेज बेस टू डिराइव कंक्लूजन, बिल्कुल सही बात, आप जो लॉजिकल रूल्स हैं उसमें अप्लाई करते हो अपने नॉलेज बेस को, ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंच पाए। नेक्स्ट, एक्सपर्ट सिस्टम प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट लेवल सॉल्यूशन, सही बात है। मेकिंग एआई मॉडल्स फॉर एंटरटेनमेंट एप्स, नहीं। राइटिंग पोएम्स यूजिंग एआई, देखो आप चाहें तो एक ध्यान समझो, एक बात समझो, जो एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन की तरह काम करने पे जिसको बनाया जाता है, उसको ऐसे बनाया जाता है कि ह्यूमन की तरह काम करे, तो क्या क्या रोल कर सकता है, क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट लेवल सॉल्यूशंस टू इन नैरो डोमेन्स, हाँ कर सकता है। मेकिंग एआई मॉडल्स फॉर इंटरटेनमेंट एप्स, वह इंटरटेनमेंट ऐप के लिए
एआई का मॉडल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। राइटिंग पोएम्स यूजिंग एआई, एआई का यूज करके आप पोएम लिखने बना सकता है। देखो समझो इधर, ये बना सकता है, ये बन सकता है, लेकिन चल नहीं सकता है। ये बन सकता है, वो चल नहीं सकता है। अगर एआई के हेल्प से आप पोएम लिख रहे हो, पोएम, तो उसका पोएट कौन होगा? पोएट। अगर मैं एआई के हेल्प से पोएम लिख रहा हूं तो मैं पोएट मैं नहीं ना हो जाऊंगा। मैं तो सिर्फ उसको कमांड दे रहा हूं, मैं उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, तो पोएट उसका मैं नहीं होऊंगा, उसका पोएट होएगा एआई, जो कि रियल लाइफ में थोड़ा गलत लग रहा है। इसलिए सिर्फ हमारा जो एक्सपर्ट लेवल का सॉल्यूशन है उसको नैरो डोमेन्स में कन्वर्ट करना फिलहाल इसका आंसर मैं मानूंगा, और यही इसका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा। इन दोनों चीजें में भी आप कर सकते हो, जो आप एआई मॉडल्स को बना रहे हो इंटरटेनमेंट एप्स के लिए या फिर राइटिंग पोएम्स के लिए, आप इसको भी कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट सटीक आंसर इस केस में होगा उसको मैं ए मारूंगा। हालांकि मोर देन वन ऑफ द मारने में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे प्रोबेबल है ये हमारा ए है। मेटा नॉलेज इन एक्सपर्ट, तो मेटा नॉलेज यहां समझो, सबसे पहले समझो मेटा डेटा। जब भी मेटा जुड़ता है, मेटा, तो ये डेटा का इंफॉर्मेशन बताता है, डेटा का इंफॉर्मेशन बताता है। तो मेटा मतलब नॉलेज का नॉलेज, नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज नॉलेज। देखो नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज नॉलेज मतलब नॉलेज का नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्स अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं, रीराइटिंग ऑलरेडी नहीं। पाइथन का क्या मतलब इसमें? ह्यूरिस्टिक इन एक्सपर्ट सिस्टम्स आर यूज्ड टू, जो ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे कितना ज्यादा इसमें से क्वेश्चन है। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से कितना ज्यादा क्वेश्चन है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ए टॉपिक, ह्यूरिस्टिक टॉपिक, फजी लॉजिक, प्रेडिकेट, प्रोपोजिशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं क्वेश्चन करा दिया हूं उसी टॉपिक को पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। यही चीजें सिलेबस में दी गई हैं और यही आएंगे। ह्यूरिस्टिक इन एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ थंब, बिल्कुल सही बात है। एंश्योर एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली, ओनली देखो निगेटिव कर दिया, केवल ये थोड़ी होता है। प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लॉजिकल इंटरफेरेंस, देखो लॉजिकल इंटरफेरेंस हमें चाहिए, लॉजिकल इंफेरेंस हमें चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है प्रिवेंट करो उसको नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप निगेटिव चीजों को सिर्फ खोजो। कोई भी आंसर निकालना है, अगर आप सिर्फ निगेटिव चीजों को बाहर निकाल दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, तो आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइसिन वाज एन एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन टू, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइसिन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट। डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट, अच्छा। प्रिडिक्ट शॉक मटेरियल, टीच चिल्ड्रेन हाउ टू कोड। तो चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। माइसिन वाज ए पायनियरिंग एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप्ड इन 1970s टू हेल्प डॉक्टर्स आइडेंटिफाई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स स्पेशली फॉर ब्लड इन्फेक्शन। तो क्या है? डायग्नोस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंट शॉक, ए नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा। डार्ट एज एन एक्सपर्ट सिस्टम वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, डार्ट यूज नहीं होता है इसमें। मूवी स्क्रिप्टिंग में डार्ट नहीं होता, क्या होता है? मिलिट्री में। तो आप इसके बारे में पढ़ लो। डार्ट का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक एनालिसिस एंड रीप्लानिंग टूल इज एन एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन टू असिस्ट विद मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, हेल्प प्लान एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशन एंड मूवमेंट इन मिलिट्री ऑपरेशंस। देखो जो एआई है, एआई, इसमें से मुश्किल से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं उनका दिमाग से टक गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 से 3 जनरली पूछा जाता है, राइट। और 2 से 3 अगर आप इतना जितना टॉपिक में पढ़ाया हूँ, इस टॉपिक को इसमें अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लो। नोट्स जो मैं मिलेगा व्हाट्सएप चैनल में, उसको जाके एक बार देख लो। और मानो कुछ और स्पेशल पढ़ना है कि प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, हालांकि मैंने उसको बता दिया है, या फिर हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, फजी लॉजिक क्या है, उसका और एग्जाम्पल देखना है तो आप इसी टॉपिक के अंदर देख सकते हो। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सपर्ट सिस्टम सेल्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स टू बिल्ड अ न्यू एक्सपर्ट सिस्टम। एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर तो नहीं होता है, ये होता है हमारा ए नंबर। नेक्स्ट, और मैं आपको फिर से नोट्स रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप सच में तैयारी कर ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें।
6-7 दिन बचा है, जान लगा दें और 6-7 दिन में आप स्टेट क्रैक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, मैं 15 वीडियो इस प्लेलिस्ट में डालूंगा और हर एक वीडियो आई थिंक 1.5 आवर्स का है, मतलब लगभग 25 बोले 22.5 आवर्स का वीडियो है। अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेते हो तो आप स्टेट क्लियर कर पाओगे, स्टेट आपका क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और साथ ही साथ आपको नोट्स और पीवाईक्यू इसका जरूर लगाना है, इसका पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। तो मैंने दो पेपर्स के पीवाईक्यू डाल दिए हैं चैनल पे, आप उसको देख लो। और कल इसका समाप्त हो जाएगा हमारा 15 सेट्स जो हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 2 पीवाईक्यू मैं और डाल दूंगा एग्जाम से पहले, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इतना करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं लगाना है, बस इसी को प्रैक्टिस करना है और एग्जाम्स को फोड़ देना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का और नोट्स का, आप वहां से ले सकते हैं। और अभी आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का नोट्स बिल्कुल उसके साथ फ्री मिल रहा है, आर्ट ऑफ टीचिंग इस नोट्स को लेने पे आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।